नमस्कार। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर एक चार्टर्ड विमान मुंबई से उड़ान भरता है। मंजिल है बारामती। हाँ, उनका अपना घर, उनका राजनीतिक गढ़, लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाते। लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले वो विमान क्रैश हो जाता है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो जाती है। और पहली नजर में ये एक बहुत दुखद हादसा था और आधिकारिक तौर पर खराब मौसम को इसकी वजह बताया गया। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें इंडस्ट्री के एक विसल ब्लोअर के कुछ विस्फोटक दावे हैं, पायलटों के टेक्निकल एनालिसिस और दर्जनों न्यूज रिपोर्ट्स शामिल हैं, हाँ, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। मतलब ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, इसमें भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप है, सेफ्टी नियमों की खतरनाक अनदेखी है और राजनीतिक साजिश की बातें भी उठ रही हैं। तो आज हम इन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ था। क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम में मौजूद गहरी खामियों का एक भयानक नतीजा, या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे कुछ और ही था। चलिए सबसे पहले उस दिन की घटनाओं को समझते हैं। हाँ, उस सुबह पर वापस चलते हैं। एक लीजेट 45 विमान था, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK, मुंबई से बारामती के लिए निकला। और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही विमान बारामती के पास पहुंचा, चीजें बिगड़ने लगी। बिल्कुल, बारामती एयरफील्ड के पास पहुंचकर पायलट ने लैंडिंग का पहला प्रयास किया, लेकिन उसे वो छोड़ना पड़ा। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड कहते हैं, है ना? हाँ, गो अराउंड। इसका सीधा मतलब था कि पायलट को रनवे साफ साफ नहीं दिख रहा था, तो उसने एक चक्कर लगाया और दूसरी बार कोशिश की। और इसी दूसरी कोशिश में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सुबह करीब 8:50 पर विमान रनवे से थोड़ा पहले ही जमीन से टकरा गया। और चश्मदीदों के जो बयान हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले। उन्होंने प्लेन को हवा में लड़खड़ाते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि जैसे ही विमान जमीन से टकराया, एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कई और छोटे छोटे धमाके हुए। आग इतनी भयानक थी कि मदद के लिए कोई पास भी नहीं जा सका। मतलब सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया। और फिर हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर एक आधिकारिक बयान आ गया। खराब मौसम, बस इतना जल्दी? हाँ, कहा गया कि विजिबिलिटी कम थी, कोहरा था, जिसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। एक तरह से केस बंद करने जैसी कोशिश। लेकिन कहानी में पहला मोड़ यहीं से आता है। सही कहा। बिल्कुल, कई एविएशन एक्सपर्ट्स इस खराब मौसम वाली थ्योरी को मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों? उनका कहना है कि जो CCTV फुटेज सामने आई है, उसमें मौसम उतना भी खराब नहीं लग रहा है जितना बताया जा रहा है। आसमान साफ दिख रहा है। अच्छा, मतलब आधिकारिक कहानी पर पहले दिन से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। हमारे स्रोतों के मुताबिक 2023 में भी इसी कंपनी का एक विमान मुंबई में क्रैश हुआ था। और उस हादसे में भी जाने गई थी। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस हादसे की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई है। एक मिनट, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गए और एक क्रैश की फाइनल रिपोर्ट ही नहीं आई। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इससे तो यही लगता है कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल, और यहीं पर विसल ब्लोअर के दावे इस कहानी को एक नया और कह सकते हैं एक खतरनाक एंगल देते हैं। इंडस्ट्री के अंदर से कोई बोल रहा है। हाँ, किसी ने कुछ दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगाया है कि VSR कंपनी में सेफ्टी को लेकर गंभीर खिलवाड़ चल रहा था। पर ये सब हो कैसे रहा था? आरोप ये है कि ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा था क्योंकि DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के कुछ अधिकारी, जो कि रेगुलेटर हैं, हाँ, जिनका काम ही हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उनके कुछ अधिकारी कथित तौर पर रिश्वत लेकर अपनी आंखें बंद किए हुए थे। ये तो सीधे सीधे मिली भगत का आरोप है। क्या विसल ब्लोअर ने कोई स्पेसिफिक बातें बताई हैं? हाँ, आरोप बहुत स्पेसिफिक है। विसल ब्लोअर ने बाकायदा एक DGCA अधिकारी श्वेता सिंह का नाम लिया है। अच्छा। दावों के मुताबिक VSR के पायलटों के फ्लाइंग आवर्स में हेरफेर किया जा रहा था। मतलब कागजों पर उनके आराम का समय पूरा दिखाया जा रहा था, जबकि असल में उनसे थकी हुई हालत में भी उड़ानें भरवाई जा रही थी। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये है
कि कई बार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR को जानबूझकर बंद रखा जाता था। CVR बंद रखना, लेकिन वो तो ब्लैक बॉक्स का सबसे अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल। उसी से तो पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे थे। इसे बंद रखने का तो मतलब ये है कि आप सबूत मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी संस्कृति की ओर इशारा करता है जिसे विशेषज्ञ पैथोलॉजिकल सेफ्टी कल्चर कहते हैं। पैथोलॉजिकल सेफ्टी कल्चर, ये एक पावरफुल फ्रेज है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानबूझकर विमान गिराना चाहता है, बल्कि ये कि सिस्टम में लापरवाही, नियमों को तोड़ना इतना आम हो गया है कि आप तब तक कुछ गलत नहीं मानते जब तक आप पकड़े नहीं जाते। और जब रेगुलेटरी इस खेल में शामिल हो तो फिर ऑपरेटर को डर किस बात का? सही बात है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इन गंभीर आरोपों पर DGCA की तरफ से कोई आधिकारिक खंडन या सफाई तक नहीं आई है। पूरी तरह से चुप्पी। तो एक तरफ कंपनी और रेगुलेटर पर इतने बड़े सवालिया निशान हैं। अब जरा उस प्लेन के कॉकपिट के अंदर चलते हैं। उस दिन पायलट पर क्या बीत रही होगी? हाँ, क्योंकि हालात वाकई बहुत मुश्किल थे। कैसे? सबसे पहले तो बारामती का एयरफील्ड खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक टेबल टॉप हवाई अड्डा है। एक मिनट, टेबल टॉप हवाई अड्डा, इसका ठीक मतलब क्या है? ये सामान्य हवाई अड्डों से कितना अलग और खतरनाक होता है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक पठार या पहाड़ी के ऊपर बना एक सपाट रनवे होता है। ओके। और इसके किनारों पर या रनवे के आखिर में सीधी गहरी खाई या ढलान होती है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा भी नहीं। अगर आप रनवे से थोड़ा भी आगे या बगल में उतर गए तो आप सीधे खाई में जा सकते हैं। मैंगलोर और कोझिकोड में जो भयानक हादसे हुए थे वो टेबल टॉप रनवे पर ही हुए थे। और बारामती में भी यही स्थिति थी? हाँ, और ऊपर से बारामती जैसे छोटे एयरफील्ड पर ILS जैसी आधुनिक लैंडिंग सुविधाएं भी नहीं होती जो खराब मौसम में पायलट की मदद कर सके। तो सब कुछ पायलट की विजिबिलिटी पर निर्भर करता है? पूरी तरह से। यहाँ सब कुछ विजुअल लैंडिंग पर ही निर्भर करता है। और उस दिन विजिबिलिटी वाकई कम थी? हाँ, नियमों के मुताबिक ऐसी विजुअल लैंडिंग के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन थी कितनी? रिपोर्टों के मुताबिक उस समय विजिबिलिटी केवल 3 किलोमीटर थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को लैंडिंग की कोशिश करने की इजाजत ही क्यों दी? यही तो बात है। उसे पास के किसी बड़े एयरपोर्ट पर डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? पुणे या मुंबई? और यहीं पर वो पहलू आता है जिसकी चर्चा हमेशा दबी जुबान में होती है, VIP दबाव। बिल्कुल। हमारे सूत्रों में कई पायलटों ने नाम न बताने की शर्त पर यह माना है कि जब प्लेन में कोई बड़ा राजनेता या मंत्री होता है तो एक अनकहा दबाव हमेशा रहता है। हाँ, कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, समय पर और सही जगह पर लैंड करना ही है। हाँ, कई बार तो मंत्री के सहयोगी बार फोन करके पूछते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लगेगा। और यही दबाव शायद पायलट को वो जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है जो वो सामान्य हालात में कभी ना ले। बिल्कुल, जैसे कि कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंडिंग की कोशिश करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को तकनीकी गलतियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो विशेषज्ञ क्या मानते हैं? तकनीकी तौर पर क्या गलत हुआ होगा? विशेषज्ञ इस क्रैश के पीछे 3 मुख्य तकनीकी वजह मान रहे हैं और ये तीनों कहीं न कहीं उस दबाव और मुश्किल हालात से जुड़ी हो सकती हैं। अच्छा। वो 3 वजह क्या हैं? पहली और सबसे बड़ी आशंका है एरोडायनामिक स्टॉल की। स्टॉल, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंजन बंद हो गया? नहीं, स्टॉल का इंजन से सीधा लेना देना नहीं है। तो फिर ये होता क्या है? इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप बहुत धीरे साइकिल चलाते हैं तो संतुलन खो देते हैं, वैसे ही विमान के पंखों को उड़ते रहने के लिए उनके ऊपर और नीचे से हवा का एक न्यूनतम बहाव चाहिए होता है। जब विमान की गति बहुत कम हो जाती है या उसका एंगल गलत हो जाता है तो यह बहाव टूट जाता है और पंख हवा को पकड़ना बंद कर देते हैं। इसी को स्टॉल कहते हैं। और जो CCTV फुटेज है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हाँ, फुटेज में विमान गिरने से ठीक पहले बाईं ओर तेजी से झुकता हुआ दिखा है। हो सकता है पायलट कम गति पर रनवे के लिए अलाइन करने की कोशिश कर रहा हो और तभी एक पंख ने काम करना बंद कर दिया। और इतनी कम ऊंचाई पर स्टॉल से रिकवर करना लगभग नामुमकिन होता है। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी संभावना इंजन फेलियर की है। अगर 2 में से एक इंजन अचानक बंद हो जाए तो भी विमान एक तरफ जोर से खिंचता है, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, और उसे कम ऊंचाई पर और लैंडिंग की तैयारी के दौरान संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। और तीसरा कारण है रनवे का देर से दिखना, मतलब लेट रनवे साइटिंग। हाँ,
हो सकता है कि सुबह के समय सूरज की चकाचौंध और कोहरे के मिले जुले असर से पायलट को रनवे बहुत आखिर में नजर आया हो। और जब उसे रनवे देखा तो उसने उसे सीधा करने के लिए कोई अचानक तेज मोड़ लिया हो। बिल्कुल, जिससे विमान अस्थिर हो गया और स्टॉल की स्थिति में चला गया। ये तीनों संभावनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मतलब दबाव में पायलट ने कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश की, रनवे देर से दिखा और उसे ठीक करने की जल्दबाजी में विमान स्टॉल हो गया। ये एक बहुत प्लॉजिबल सिनेरियो है। तो हमारे पास एक संदिग्ध ऑपरेटर है जिसकी पिछली क्रैश रिपोर्ट गायब है, एक रेगुलेटर है जिस पर रिश्वत के आरोप हैं, और एक पायलट जो मुश्किल हालात, एक खतरनाक रनवे और शायद वीआईपी दबाव के बीच फंसा हुआ था। यह तो किसी भी हादसे के लिए परफेक्ट रेसिपी लगती है। और अब इसमें राजनीति का एंगल भी जुड़ जाता है। हाँ, और ये एंगल इसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने इसे एक साजिश करार दिया है। उन्होंने इस घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई तीखे सवाल उठाए हैं। जैसे कि क्या सवाल? उनका पहला सवाल है कि अजीत पवार के ट्रैवल प्लान में आखिरी मिनट में बदलाव क्यों किया गया। पहले उनका शेड्यूल कुछ और था, फिर अचानक इस चार्टर्ड फ्लाइट का प्लान क्यों बना। ये एक वाजिब सवाल है। उन्होंने पायलट की साख पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि इस पायलट को पहले शराब के सेवन के कारण ड्यूटी से निलंबित किया गया था। क्या? हाँ, उनका सवाल है कि इतने अहम व्यक्ति की उड़ान के लिए ऐसे रिकॉर्ड वाले पायलट को क्यों चुना गया। अगर ये सच है तो ये वीएसआर वेंचर्स और डीजीसीए की लापरवाही पर एक और परत चढ़ा देता है। बिल्कुल। रोहित पवार यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। हाँ, और उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस पर सरकार का क्या रुख है? मुख्यमंत्री का क्या कहना है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान बहुत सधा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये एक दुखद घटना है और जब तक AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। मतलब जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की है। हाँ। लेकिन भारत में ऐसी घटनाओं का एक लंबा और दुखद इतिहास रहा है। जब भी किसी बड़े नेता की विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होती है, साजिश की थ्योरीज हमेशा सामने आती हैं। ये एक पैटर्न बन गया है। संजय गांधी से लेकर माधवराव सिंधिया, YS राजशेखर रेड्डी और हाल ही में जनरल बिपिन रावत तक हर हाई प्रोफाइल क्रैश के बाद ऐसी सवाल उठे हैं। हाँ, और ज्यादातर मामलों में जांच का नतीजा पायलट की गलती या खराब मौसम ही निकलता है। लेकिन सिस्टम पर अविश्वास इतना गहरा है कि लोग इन आधिकारिक वजहों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा लगता है कि सच कुछ और है जिसे दबाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल से ये तो साफ है कि अजीत पवार की मौत को सिर्फ एक विमान दुर्घटना कहकर फाइल बंद नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई स्तरों पर हुई चूकों का एक भयानक नतीजा थी। एक ऐसी विमान कंपनी जिसे सुरक्षा की शायद परवाह ही नहीं थी, एक नियामक प्रणाली जो अपना काम करने में या तो नाकाम रही या आरोपों के अनुसार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और वीआईपी उड़ानों से जुड़ा वो घातक दबाव जो पायलटों को असंभव जोखिम उठाने पर मजबूर करता है। और इसमें जो साजिश के आरोप है वो इसे और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। अब वो सच हैं या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन चाहे वो सच हो या न हो, वे उन गहरी दरारों को जरूर उजागर करते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम में मौजूद है। ये आरोप इसलिए पनपते हैं क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और लोगों का उस पर से भरोसा उठ चुका है। सही बात है। इस दुर्घटना के बाद एक कदम जरूर उठाया गया है। डीजीसीए ने देश की सभी चार्टर कंपनियों के सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है। लेकिन ये कदम भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम को खुद की जांच करने और नियमों को सख्त करने के लिए हमेशा एक हाई प्रोफाइल त्रासदी की जरूरत पड़ती है? हर बड़े हादसे के बाद ऐसे ही ऑडिट के आदेश दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए सख्ती बरती जाती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस पुराने ढर्रे पर लौट आता है। हाँ, और सोचने वाली असली बात यह है कि जब सिस्टम पर खुद ही समस्या का हिस्सा होने का आरोप हो, जब रेगुलेटर की अपनी भूमिका ही सवालों के घेरे में हो, तो क्या उसके द्वारा किया गया कोई भी ऑडिट आसमान में उड़ान की सुरक्षा में हमारा विश्वास सच में बहाल कर सकता है?